बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान और मेरे को एंकर सलमान मिर्जा आपको खुश आमदीद कहते हैं। सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद जिनके कत्ल पर अस्कुद नोटिस की समाअत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है, लेकिन बोल जो हमेशा अरशद शरीफ शहीद के साथ खड़ा रहा, खड़ा है और हमेशा अरशद शरीफ शहीद के साथ खड़ा रहेगा। हम इंसाफ के तलबगार हैं और हमें उम्मीद है कि हमें अदालतों से ज़रूर इंसाफ मिलेगा। और आज की इस ट्रांसमिशन में हम आज की समाअत पर पूरी बात भी करेंगे और आगे जो सूरत हाल बनेगी कानूनी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आज अस्कुद नोटिस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, कल भी ये समाअत हुई थी और आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो पेश कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। और वालिदा अरशद शरीफ शहीद वो भी आज अदालत में पहुंची हैं और उनका भी मौक़िफ़ अदालत ने लिया है और उन्होंने भी गुफ्तगू की है। सलमान बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह कि आज अरशद शरीफ साहब की वालिदा सुप्रीम कोर्ट गई हैं और उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया है और अदालत ने उन्होंने कहा है कि अदालत ने कहा है कि हम आपका मौक़िफ़ जरूर सुनेंगे। अच्छा, इसी पर जरा मजीद बात कर लेते हैं। फहद चौधरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अभी तक की समाअत का क्या अहवाल निकल कर सामने आया, जरा उस पर बात करते हैं। फहद, ये बताइएगा, अभी तक 12:30 बजे केस की समाअत शुरू हुई थी, तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके हैं। अभी तक की समाअत में क्या क्या चीजें निकल कर आई हैं? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस वक्त भी समाअत कर रहा है अरशद शरीफ शहीद कत्ल अस्कुद नोटिस की। आज की समाअत में सबसे अहम बात यह है कि अरशद शरीफ शहीद की वालदा ख़ुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची, इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और उन्होंने मुख्तसर बात भी की। सबसे पहले तो उन्होंने चीफ जस्टिस लेने पर और साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने अपने तौर पर एक रिपोर्ट मुरतब की है जिसमें उन्होंने उन अशख़ास के, उन अफराद के नाम लिखे हैं जिन्होंने सबसे पहले तो अरशद शरीफ शहीद को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया और फिर बाद में मुत्तहिदा अरब इमारात से कीनिया जाने पर मजबूर किया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बतौर वालिदा उनकी ये ख्वाहिश है कि और किसी की औलाद के साथ ऐसा काम ना हो। बहरहाल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आज पेश कर दी गई अदालत उज़्मा के सामने और इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ब्रीफ भी किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अभी मुख्तलिफ लोगों के बयानात रिकॉर्ड होंगे। ये FIR तहकीकात का आगाज़ है जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बेईमाना कत्ल की असल शवाहिद कीनिया में हैं और कीनिया के हुकाम के साथ ये मामला उठाना होगा। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि फायरिंग करने वाले अहलकारों के नाम तक रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मुकदमे में किस बुनियाद पर 3 लोगों को नामजद किया है जिन्होंने अहलकारों ने फायरिंग की थी उन्होंने उस टीम पर और उसकी रिपोर्ट पर भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया था, अदम एतमाद का इज़हार किया गया था। अब ये जो टीम बनाई गई है, फहद ये बताइएगा, ये कल बनाई जाएगी, इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे ये भी बताया गया? जी बिल्कुल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये अदालत के सामने ये मारूज़ात रखी कि जो JIT तश्कील दी गई थी उसमें अब इजाफ़ा किया जा रहा है। उसके अरकान में 9 रुकनी JIT अब तश्कील दी जाएगी। इसमें ISI, IB के नुमाइंदगान को, MI के नुमाइंदगान को भी शामिल किया जाएगा। इससे कबल JIT में FIA हुकाम शामिल थे और इस हवाले से ये कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि फौजदारी मुकदमा है, इसलिए अदालत ने इस पर कमीशन कायम नहीं किया। और ये भी कहना था चीफ जस्टिस का कि केस शुरू ही वकार और खुरम से होता है। इस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये आगाह किया कि जो JIT इब्तदाई तौर पर बनाई गई थी उस पर एतराज़ात भी उठाए गए, लेकिन अब ये फैसला किया गया है हुकूमत की तरफ से कि इस JIT को एक तो 9 रुकनी किया जाएगा और मजीद अरकान इसमें कल तक इनका डोमेन क्या क्या होगा, क्योंकि इसके 2 एस्पेक्ट है ना। एक तो ये कि अरशद शरीफ साहब को किन से खतरा था और वो क्यों पाकिस्तान से बाहर गए, इस पर तहकीकात होंगी, या जो इस वक्त कीनिया की बात हो रही है कि सारे शवाहिद कीनिया में मौजूद हैं और कहानी शुरू ही खुर्रम से होती है और उसके भाई से होती है, तो वहां से तहकीकात का आगाज होगा। इनका डोमेन भी बताइएगा, ये जो 9 रुकनी टीम होगी और इसकी सरबराही कौन करेगा? जी देखिए, ये जो 9 रुकनी JIT होगी इसका बुनियादी काम हर पहलू से अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के जो मुहर्रिकात हैं उनका जायज़ा लेना होगा। साथ ही जो कीनिया में इस कत्ल पर तहकीकात हो रही हैं उस पर पेशरफ्त का भी ये जायज़ा लेगी। कीनियन हुकाम के साथ राब्ते में रहेगी ये JIT और इसके अलावा
इसका मैंडेट होगा कि जिन लोगों पर जो है इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं उनके किरदार का भी इनको जायज़ा लेना पड़ेगा। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। उसमें एक तो सबसे पहले ये कहा गया है कि कुछ आला सरकारी हुकाम के दबाव पर मुकदमात कायम किए गए अरशद शरीफ के खिलाफ और उन्हें मजबूर किया गया पाकिस्तान और यूएई छोड़ने पर। तो जाहिर है फैक्ट फाइंडिंग, ये सारी सूरत आप बता रहे हैं, क्या समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो गई है? जी मैं रिकी आप सवाल रिपीट करें, मैं सुन नहीं पाया। ये बताइए समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो गई है क्या? ठीक है जी बिल्कुल। चीफ जस्टिस उमरा तामंदयाल ने अरशद शरीफ शहीद कत्ल अज़ खुद नोटिस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है और चीफ जस्टिस ने समाअत के अख्ताम पर ये रिमार्क्स दिए हैं कि स्पेशल JIT की तश्कील के लिए हम कल तक इंतज़ार कर लेते हैं। वजारत ख़ारजा से जो मुआवनत चाहिए वो भी बता दें, हम उन्हें हिदायत करेंगे कि वो हर किस्म की मुआवनत करें। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि वजारत ख़ारजा और दीगर दोस्त ममालिक का असर रसूख भी इस्तेमाल करे और सेक्रेटरी ख़ारजा को ये हिदायत की है कि जो दोस्त ममालिक हैं और जो अहम शख्सियात हैं उनका असर रसूख भी इस्तेमाल करें और कीनिया के हुकाम से जो है वो मुसलसल राब्ते में। जी सारी सूरत से आप आगे रहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो केस की समाअत इस वक्त चल रही थी, इसकी पहली समाअत गुज़िश्ता रोज हुई थी, अज़ खुद नोटिस लिया गया था, केस आज तक की जो समाअत आज तक मुलतवी की गई थी और इसकी जो कार्रवाई थी वो खत्म होने के बाद अब इस केस की समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन जो बड़ी अपडेट है सलमान वो ये कि 9 रुकनी जो नई JIT है वो तश्कील दी जाएगी जो कि नए सिरे से अब तहकीकात करेगी। लेकिन अरशद शरीफ शहीद जिनकी हम बात कर रहे हैं वो ये कहते रहे कि मेरी जान को खतरा है लेकिन मैं ना झुकूंगा ना बिकूंगा ना ही पीछे हटूंगा। और को चेयरमैन बोल मीडिया नेटवर्क शुएब शेख जो कि हकीकी सहाफत के लिए आज डट गए हैं, उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की शहादत अब कौम को जगा गई है। सवाती साहब के एक केस में 50 पर्चे काटे गए, हमारे केस भोंडे इल्जाम लगाकर कानून के साथ उसका मजाक बनाया गया। तो अब के जो केस की समाअत चल रही थी अब ये समाअत कल तक के लिए मुलतवी हो चुकी है और कल जो है ना एक अहम अपडेट आज निकलकर सामने आई। 9 रुकनी बाकायदा जो तहकीकाती टीम है उसको एक्सपेंड, जब पुरानी जो टीम है उसी को एक्सपेंड किया गया है। पहले 2 रुकनी टीम थी, उसने कीनिया में जाके तहकीकात की। बड़ी दिलचस्प बात ये थी उस तहकीकात के अंदर सुमैया 4 लोगों से तफ्तीश की जानी चाहिए थी जिन्होंने अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पर फायरिंग की थी, जो कि कीनिया की हुकूमत और नैरोबी की पुलिस ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा था कि 4 पुलिस एहलकारों ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की थी। लेकिन जब ये 2 रुकनी टीम वहां पर गई तो उन्होंने 3 लोगों से तफ्तीश की और चौथे ने ये उज़र पेश किया कि क्योंकि उसके हाथ में गोली लगी थी और वो गोली भी कहीं और से नहीं बल्कि उनका दावा है कि अरशद शरीफ साहब की गाड़ी में से चली थी। तो इस वजह से उससे बयानात नहीं दिलवाया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह भी थी कि तीनों पुलिस एहलकार जिनसे बातचीत की गई थी, बातचीत का इख्तियार कीनिया की हुकूमत ने दिया था, उनके बयानात एक दूसरे के बयानात से मुताबिकत रखते ही नहीं थे। वो एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। लेकिन अब इस टीम को बढ़ा दिया गया है और 2 तरीके से तहकीकात की जाएंगी। पहला तरीका ये होगा कि क्या मामला थे, क्या वजूहात थी, क्या चीजें थी, क्या वो अवामिल थे जिसकी वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। और दूसरा कीनिया में उस जगह पर जहां पे कुमोकोरो कहा जाता है उस इलाके को जहां पर ये सारा वाकया पेश आया, वहां पर अरशद शरीफ साहब के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। फिर 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी हैं और दोनों में ही तजाद है और बहुत बड़ा तजाद है। लेकिन जाहिर है अब ये सूरत हाल इतनी आगे बढ़ गई है, उम्मीद की जा रही है कि ज़रूर इंसाफ मिले। हमें हमारे पैनलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर एंकर पर्सन सीनियर सहाफ़ी मखदूम शहाबुद्दीन भी हमें इस ट्रांसमिशन में ज्वाइन करें। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। अमीर, सबसे पहले मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। बहुत सी बातें, कयास आराइयाँ, कई प्रोग्राम्स कुछ लोगों ने इतने तकलीफ दे किए कि जिसकी वजह से उनके अहले खाना को बहुत तकलीफ पहुंची। वो तस्वीरें, वो चीज़ें, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि अहले खाना को नहीं दी गई उन सहाफ़ियों को दे दी गई और जिस तरह उन्होंने नशर की वो बहुत तकलीफ दे अमल था। लेकिन अब जो ये सोमोटो और उसके बाद कल समाअत, फिर आज समाअत, फिर 9 रुकनी JIT की बात किस तरह देख रहे हैं? उम्मीद है इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह? सुमैया, इसकी वजह यह है कि हमारे कत्ल भी अब अपने अपने हो चुके हैं। मेरा कत्ल अपना है, आपका कत्ल अपना है, आदतें भी हमने तकसीम कर ली हैं। मेरी शहादत अपनी होगी, मखदूम शहाब की शहादत अपनी होगी। हमने जुल्म को भी तकसीम कर लिया। मेरा जुल्म अपना है, आपका जुल्म अपना है। तो अरशद के साथ यही हुआ। चूँकि अरशद शरीफ एक अरसे से शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ उनका एक तनकीदी
नुक्ता नज़र रहा है। 2016 में जब पैनमा आया, अप्रैल 2016 में, तो उसके बाद मुसलसल अरशद शरीफ ने उस केस को हाईलाइट किया। इवन जब इमरान खान का दौर था तो उन्होंने इमरान खान पर भी बहुत तनकीद की। मैंने खुद अरशद शरीफ को, मैंने खुद उन्हें कई दफ़ा कहा कि अरशद भाई आप बाज़-औक़ात कुछ ज़्यादा ही ट्रेस पास कर जाते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। और ये उन दिनों की बात है जब हुकूमत अभी आई थी, यानी अभी इमरान खान अभी हनीमून पीरियड में थे, उस वक्त अरशद ने तनकीद शुरू कर दी। सो उन्होंने सबके खिलाफ बात की थी, लेकिन PMLN के हवाले से चूँकि वो समझते थे कि उनको बार बार मौका मिला और वो जवाबदेह हैं, लिहाजा उन्होंने बहुत तनकीद की। लिहाजा वो लोग जो अरशद को माजी में पसंद नहीं करते थे किसी ख़ास सियासी सोच की वजह से, उन्होंने अरशद की इस शहादत को और इस कत्ल को तकसीम करने की कोशिश की। और शुरू में तो जो पहला दिन था, मुझे याद है रात में जब ये खबर आई, कोई रात कुछ 11 साढ़े 11 बजे, और उसके बाद कुछ लोगों ने तो इसके ऊपर बहुत फप्तियाँ कसी, इसके ऊपर इसकी भद्द उड़ाई और कहा कि नहीं ये तो ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, किसी ने कोई और रंग देने की कोशिश की। ये देख, जो स्पिन मास्टर्स होते हैं ना, बेसिकली वो स्पिन ऐसे करते हैं ताकि पब्लिक अटेंशन को डाइल्यूट कर दिया जाए। ऐसे ही। लेकिन वाकया और सानिया इतना अंधोनाक और इतना बेईमाना था कि अगले 24 घंटे के अंदर उसके बारे में जो हक़ाइक़ सामने आए तो फिर उनके पास कुछ रहा नहीं कि वो इसके ऊपर मज़ीद सियासत करें। लेकिन उनके अंदर जो नफ़रत थी या जो इनाद था अरशद से मुतल्लिक, वो बहरहाल कहीं ना कहीं आया। जो आप जिक्र कर रही हैं कि लोगों ने इसके ऊपर ऐसे प्रोग्राम्स किए, बल्कि मेरे लिए ताज्जुब की बात है कि एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, जंग ग्रुप और जियो ग्रुप से उनका ताल्लुक है। उन्होंने तो जब इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है। आप अंदाजा कर लेना, क्योंकि अगर हमारा नुक्ता नज़र एक दूसरे से मुख्तलिफ है तो हम जुल्म को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर हमारे मुखालिफ के साथ हो रहा होगा, हम नाइंसाफ़ी को भी गले लगा लेंगे। सो ये वेरी अनफॉर्चुनेट, पिछले 1-1.5-2 साल में पोलराइजेशन, खैर ये शुरू हो गई थी 8-10 साल से, लेकिन गुज़श्ता कोई 1-2 साल में इस हद तक बढ़ गई है कि अरशद शरीफ हो, सहाफ़ियों के साथ मामला, तो बोल को जैसे बंद किया गया, एयरवाई को बंद किया गया। बोल को आप देखें, जैसे ही अभी ये 2-3 रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर ने सहाफ़ियों से और सहाफ़त से मुतल्लिक एक तकरीब से खिताब किया। आप किस मुँह से सहाफ़त से मुतल्लिक बात कर रहे हैं? आप तो क्वालिफाई नहीं करते सहाफ़त से मुतल्लिक बात करने, क्योंकि आपके इन 8 महीनों में सहाफ़त का गला घूंटा गया। हमारे साथ यानी इमरान खान की तकरीर शुरू होने से 3-4 घंटे पहले बोल को बंद कर दिया जाता था बगैर किसी तहरीरी बाज़ाब्ता रस्मी ऑर्डर के, और जैसे ही तकरीर ख़त्म होती थी दोबारा खोल दिया जाता था। एक दफ़ा तो आपको याद है जब इन्होंने देखा कि चैनल्स को एक हद से ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा, तो चूँकि सोशल मीडिया पे इमरान खान की फॉलोइंग थी तो इन्होंने यूट्यूब को बंद कर दिया एक तकरीर से पहले। इमरान बिल्कुल यूट्यूब लिंक डाउन कर दिया। इन लोगों ने इनका मजाक उड़ाया कि भाई जैसे तुम इस लिंक को ऑन करोगे अगले ही आधे घंटे के अंदर इमरान खान की जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ये जो मशवरे देते हैं, क्या उनके वहमो गुमान में ये बात नहीं होती कि आप जो मुझसे अभी बात कर रहे हैं, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये अगर कोई इस वक्त नहीं देखेगा तो ये सोशल मीडिया पर चला जाएगा, और आज नहीं तो कल कोई देख लेगा, कल नहीं तो परसों कोई देख लेगा। और खान साहब की स्पीच अगर सबको बताया कि आज नशर होनी है, आपने एक चैनल पर पाबंदी भी लगा दी, आप बोल को गैर अलानी तौर पर बंद कर देते हैं, आप सोशल मीडिया में यूट्यूब को डाउन कर देते हैं, लेकिन उसके बाद तो लोग अपलोड करेंगे ना कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। ये किस सेंस के तहत मशवरे दिए जाते हैं? तो यही हुआ ना सलमान, फिर यही हुआ। वो जो 1-1.5 घंटा या 2 घंटा इन्होंने यूट्यूब को डाउन किया, जैसे ही यूट्यूब का लिंक लोगों को अवेलेबल हुआ, फौरन ही इमरान खान की स्पीच यूट्यूब पर और सारे प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड हो गई। जैसे ही अपलोड हुई, लोगों ने ज्यादा, उसको क्यूरियोसिटी रेटिंग कहते हैं, क्यूरियोसिटी में लोगों ने पहले से भी ज्यादा देखा, अगर शायद ना देखते वैसे उतना। तो ये बेसिकली जब आप इक्तदार की कुर्सी पे होते हैं ना तो आपकी मत मारी जाती है। ये हर हुक्मरान के साथ ही होता रहा है, और इनको ये तो बार बार आए हैं इक्तदार में, इनको पता है कि इक्तदार जो है वो बहुत बेवफा होता है। मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा जो आप कह लेना धोखेबाज महबूबा है वो इक्तदार है, सबसे ज़्यादा बेवफाई जो है वो इक्तदार करवा दी। लेकिन मसला ये है कि वो फिर ये वो जो कहते हैं ना कि वो जो हरजाई है तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही, तो ये फिर बार बार इक़्तिदार में आते हैं लेकिन सीखते नहीं हैं। लेकिन वो सहाफ़ी जब इतनी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाता है तो 40 रोज गुजर जाते हैं, उसके बाद भी उस पर FIR दर्ज नहीं होती उसके लिए,
और अगर होती भी है तो पुलिस की मुद्दत में होती है, जबकि अहले खाना कहते हैं कि भाई हमारी मुद्दत में होनी चाहिए। ये कितना बड़ा अफसोस का मकाम है। और आज जो सूरत हाल है इस पर हम बार बार सवाल उठा रहे हैं। उम्मीद तो हम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, लेकिन मासी हमारा भरा हुआ है। कई सहाफ़ी, बड़े बड़े सियासतदान, वज़राए आज़म, इनको कत्ल किया गया, क्या उनको इंसाफ मिल गया? देखें, बिल्कुल ये चीज़ जो है स्पेशली अगर हम अरशद शरीफ साहब के केस में भी देखें और रीसेंट कुछ महीनों के अंदर जो गुज़श्ता चंद महीनों में हमारे मुल्क में हुआ है, तो उसे देखकर ये हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि इस मुल्क में जुल्म करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जब वो जुल्म होता है और आप उस जुल्म पर बोलते हैं तो वो शायद एक बहुत बड़ा जुर्म है। जालिम को कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन मजलूम अगर रिएक्ट करके कुछ अपनी भड़ास भी निकालने की कोशिश कर दे तो फिर या तो आपको बलूचिस्तान तक धकेला जाएगा, फिर सिंध में भी मुकदमात कायम होंगे। और कितने सहाफ़ियों पर केसेस बनाए गए। अरशद शरीफ साहब के केस की आप तहकीकात करना चाहते हैं, जिसने भी मारा, जैसे भी मारा, आप शुरू करें ना वहाँ से जहाँ से वो तमाम अवामिल, वो तमाम वजूहात जिनकी वजह से उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। क्या हमें नहीं पता, क्या सबको नहीं पता कौन मुकदमात कायम करवा रहा था? और ये बिल्कुल मैं अमीर भाई की इस बात से इत्तफाक करूँगा कि हमने ये जो पोलराइजेशन है और ये जो हमने अपनी अपनी एक बना ली हुई है ना कि अच्छा, मेरे साथ मौजूद रहेगा इस वक्त समीर साहब ने मुझे सुप्रीम कोर्ट के बाहर से ज्वाइन किया है, जरा उनकी तरफ चलते हैं। समीर साहब, सुप्रीम कोर्ट के बाहर आप मौजूद हैं, आज समाअत हुई, वालिदा भी आई थी, क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, आज अरशद शरीफ शहीद की वालदा मौजूद थी, उनकी अहलिया भी थी और उनकी तादाद भी थी, वकला भी थे और गुफ्तगू भी की आज अरशद शरीफ साहब की वालदा ने। और उन्होंने कहा जज साहब से, बहुत ही एक वहाँ पर जो मनाजिर थे बहुत धीमे अंदाज में लेकिन एक बहुत ही जज्बाती अंदाज में उनकी वालदा जो हैं हमें यहाँ पर एक चट्टान की मानद खड़ी हुई नज़र आई। और जज साहब ने कहा कि आप 2 शहीदों की माँ हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आई हूँ कि आप किसी और माँ के साथ ऐसा मत होने दें। ये जो कुछ हुआ इसकी ऐसी तहकीकात करवाएं और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दें जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है, और किसी और माँ को इससे इस तकलीफ़ से ना गुज़रना पड़े। आज उन्होंने ये बात कही। और एक उन्होंने सील्ड इन्वेलप, क्योंकि कल कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि FIR दर्ज की जाए, तो जो पुलिस की फुर्तियाँ हैं, जिस तरीके से ये बड़े बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस कत्ल में, इस शहादत में बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं और ये उनकी फैमिली जो है ये बात कह रही है। तो आज अरशद शरीफ साहब की वालदा ने एक सील्ड इन्वेलप जिसमें उनकी जो राय है, जिनको वो समझते हैं, और मुझे ये भी पता चला है कि उसमें कुछ नाम है बाकायदा तौर पर, क्योंकि यहाँ पर एक बहस चल रही थी कमरा अदालत में और कुछ वकील जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे उनका ये कहना था कि आप नाम ना लें, अगर आपने नाम ले दिए तो फिर हम ये वकालत नहीं कर सकेंगे। अजीब मनाजर थे, मैंने कभी ऐसे देखा नहीं है। लेकिन उनकी वालदा अरशद शरीफ की, उनकी अहलिया, उनके साथ फैमिली, वो चट्टान की तरह डटे हुए थे। उन्होंने कहा कि खून गया है हमारा और ये खून रायगा नहीं जाएगा, और अगर नाम नहीं लिए जाएंगे, अगर बताया नहीं जाएगा कि किस पर हमें शक है, तो ये तहकीकात कैसे होंगी? ये तो फिर एक मामला और ही तरफ चला जाएगा। तो अदालत ने वो उसमें उस इन्वेलप में 5 कॉपीज़ थी, सील्ड इन्वेलप था जो दिया गया और वो जजेस ने पढ़ा उसको। उसके बाद जस्टिस सुमलता बंदयाल ने ये कहा कि जो अटॉर्नी जनरल थे उनसे कहा कि उनकी वालदा से भी कहा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो आपके पास आएंगे और आप उनको पूरा जो कुछ आप कहना चाहती हैं उन्हें आप बयान देंगी, और फिर उसके बाद किसी से पूछ के नहीं, लेकिन अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप किसी करीबी अजीज़ को अपने साथ बिठा लीजिएगा और ये आप सारा कुछ पूछ के दें। लेकिन फिर वहाँ पर एक और वकील साहब भी पेश हुए जो अरशद शरीफ साहब की जो दूसरी अहलिया हैं जवेरिया, उनकी तरफ से वो भी उन्होंने भी ये बात पॉइंट आउट की कि ये पुलिस की मुद्दत में FIR कैसे दर्ज हो गई जबकि वर्षा मौजूद हैं। तो उनसे भी जज साहब ने यही कहा कि आप जो भी चीज़ है लिख कर दें और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उससे आप मिलें और बात करें। तो ये जो सीधा चीज़ें थी, लेकिन और भी बहुत डिस्कशन हुई। राजा आमिर मेरे साथ हैं, कल भी थे, समझते हैं मामलात को और अरशद शरीफ
के ज़ाती दोस्त भी थे। आज उन्होंने अरशद शरीफ साहब की वालदा के साथ वो थे, उनको रिप्रेजेंट भी किया अदालत में, और इनको देखते ही अरशद शरीफ साहब की वालदा ने ये कहा कि आप मेरे बेटे हैं और मैं तो हमेशा आपको देखती हूँ, आप अरशद के साथ भी मैं आपको देखती थी। राजा साहब, ये जो कुछ भी हुआ है, हाउ विल यू एक्सप्लेन आज? देखें जी, आज अदालत का दूसरा दिन था इस सो मोटो का, और जो बेसिक चीज़ थी कि जनाब FIR कटनी चाहिए और जो तफ्तीश हुई है वो किस किस्म की हुई है, तो बज़ाहिर वो रिपोर्ट तो अभी अदालत ने नहीं पढ़ी तफसीलन, क्योंकि रात को लेट नाइट मुहैया की गई, लेकिन जो लग रहा था कि वो कोई सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट नहीं थी। और फिर एक अटॉर्नी जनरल साहब ने एक और रिपोर्ट भी जमा कराई, जिस पे एक फाजिल जज साहब ने बड़ी सख्ती से कहा कि इस किस्म की रिपोर्टें आप मेहरबानी करके अदालत में जमा ना कराएं, ये एक बहुत सीरियस मैटर है और इसको हमने ले के चलना है। और जैसे ही केस शुरू हुआ तो अरशद शरीफ साहिबा शहीद की वालदा ने मुझे कहा कि मैं भी कुछ कहना चाहूँगी। चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की मैंने, उन्होंने कहा ठीक है, हम अटॉर्नी जनरल को सुन लें, फिर इनको ज़रूर सुनेंगे। और हम जो बैठे हैं, इन्हीं के जो ख़त आया था उस ख़त की बुनियाद पे हम ये तमाम प्रोसेस जो कर रहे हैं। उसके बाद उनकी वालदा ने जो आपने बातें की और केस के बारे में उन्होंने कहा कि जी मैं एक सील्ड एनवेलोप लेके आई हूँ जो कि इस मुअज़्ज़ज़ बेंच के लिए है, और वो उन्होंने बेंच में जमा करा दिया, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने अपने जो अमला है उनसे कहा कि इसको खोला जाए, जिससे उसकी 5 जजों के लिए कॉपीज़ मौजूद थी, और वो कॉपीज़ और वो स्टेटमेंट जो वालदा की थी वो चीफ साहब ने पढ़ी, उसको देखा, बाकी जजेस ने भी देखा, और फिर कहा कि आपने जो भी कहना है ये स्टेटमेंट भी है, आप अपनी स्टेटमेंट अपनी फैमिली के हमरा जो तफ्तीश की टीम आपके पास आएगी उसको ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड करवा दीजिए वहाँ भी, क्योंकि ये एक क्रिमिनल केस है और इन्वेस्टिगेशन का तरीका ये होता है कि जो बयानात होते हैं 161 के, वो तफ्तीशी टीम ही रिकॉर्ड करती है। तो उसका जो प्रॉपर कोर्स है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हमारे पास भी ये आ गया है, लेकिन आप एक ऑफिशियल जो आपका वर्जन है, जो स्टेटमेंट है, वो आप तफ्तीशी टीम के सामने रिकॉर्ड कराएं। तो अब कल के लिए रखा गया है, लेट्स सी कि जी कल क्या आके रिपोर्ट होती है कि क्या तफ्तीशी टीम ने जाके कल तक वालदा से स्टेटमेंट ले ली है, और कल अदालत में आके क्या वो ये बता देंगे कि जी हमने वालदा का, उनकी मरहूम शहीद अरशद शरीफ की जो वाइफ हैं और दीगर जो उनके रिश्तेदार या दोस्त हैं उनकी स्टेटमेंट्स ली हैं या नहीं। तो अब ये कल पता चलेगा कि मज़ीद कार्रवाई। और बात भी हुई अदालत में, आज के अदालत में अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया, और उसमें रिपोर्ट में भी था कि एक DSP हैं, थाना रमना के SHO हैं, और एक और शायद DPO या कोई ऑफिसर हैं, कि ये इसकी तहकीकात कर रहे हैं। तो जिस पर अदालत ने कहा कि ये तो फिट नहीं है, ये तो बिल्कुल कैपेबल नहीं है। कॉम्पिटेंट लोग जो हैं, सीनियर लोग जो बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस है और इसमें जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत ही ताकतवर लोगों के हवाले से हैं और उन ऐसे लोगों के हवाले से हैं जिनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो एक ऐसे लोगों पर आप हमें अदालत को नाम बताएं कि वो कौन से लोग हैं इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि अभी आज जो पुलिस वालों के DSP और थाना रमना के SHO और जो दूसरे नाम थे, शायद एक सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, वो अदालत ने कहा कि दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट। उन नामों को, उस चीज़ को अदालत ने मुस्तरद किया। और ये जो अटॉर्नी जनरल हैं, अब वो कल जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम बन रही है उसके नाम बताएंगे। बिल्कुल, जब आज अदालत ने FIR को पढ़ा तो FIR में जो नाम थे उसको देख के कहा कि एक ऑब्जर्वेशन दी कि सीम्स के ये बड़े हाईली कनेक्टेड हैं पाकिस्तान में भी। तो ऐसी सूरत हाल में एक ऐसी टीम चाहिए जो कि किसी इन्फ्लुएंस में ना आए, प्रेशर में ना आए। और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप कल तक
वो नाम दें कि जो ये स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनेगी, इसके कौन से ऑफिसर्स हैं, कौन वो इसके इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके चलेंगे। और ऐसी सूरत हाल में जब एक और जज साहब ने कहा कि जनाब कौन से शवाहिद हैं या इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है कि इन 2 बंदों का नाम आपने, बल्कि 3 का नाम आपने लिख दिया है, आपके पास कोई शवाहिद हैं? अच्छा, मैं यहाँ पे रोकूंगा राय साहब क्योंकि मुझे कराची वापस जाना है। कराची, बैक टू यू। ठीक है, समीर हमारे साथ थे, आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर से एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को ऐसे कंटिन्यू करेंगे। बोल न्यूज की खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जनाब अरशद शरीफ साहब के हवाले से बात हो रही है। 23 अक्टूबर को उनको बेदर्दी के साथ कीनिया में कत्ल कर दिया गया और उसके 43 दिन बाद, तकरीबन 43 डेज के बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उसका सुमोटो एक्शन लिया गया, सुमोटो नोटिस लिया गया और गुज़िश्ता रोज इस केस की पहली समाअत हुई। इस केस की समाअत आज मुलतवी हो गई थी और आज समाअत में 2 अहम चीजें निकलकर सामने। एक अहम चीज तो ये थी कि शहीद की वालिदा खुद वहां पर मौजूद थी और उन्होंने भी तमाम चीजों की निशानदही की। उन्होंने भी कहा कि मुझे पता था किस तरह से धमकियां मिलती थी, क्या मामला थे, क्या चीजें थी। आज उन्होंने तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट को बताई। जजेस साहब ने भी कहा कि हम आपको बिल्कुल सुनेंगे और जो उन्होंने बयान किया वो भी उन्होंने सुना। दूसरी अहम बात जो आज की समाअत में निकलकर सामने आया वो ये हुई कि 2 रुकनी टीम बनाई गई थी जिसने कीनिया का सफर भी किया, कीनिया में लोगों से तहकीकात की। लेकिन अब इस 2 रुकनी तहकीकाती टीम को, जिस पर लवाहिकीन की जानिब से अदम एतमाद का इजहार किया गया था, उनकी जो 2 रुकनी टीम को 9 रुकनी टीम में तश्कील दे दिया गया है और उसमें ISI के, IB के मेंबरान भी शामिल होंगे और तहकीकात भी करेंगे। जी हाँ, लेकिन हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि इंशाल्लाह तहकीकात हों, इंसाफ मिले और इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को भी तहकीकाती सहाफ़त करने की सज़ा दी गई। उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया, उनका प्रोग्राम बंद करा दिया गया, उनका रोज़गार उनसे छीन लिया गया, जिसकी वजह थी सिर्फ और सिर्फ उनकी हक गोई और हकीकी सहाफ़त। बोल इस कड़े वक्त में भी अरशद शरीफ के साथ राब्ते में रहा क्योंकि हमेशा सिर्फ बोल खड़ा है हकीकी सहाफ़ियों के साथ। बोल ने आज़म जो अजीम तहकीकाती सहाफ़ती जो करियर था अरशद शरीफ का, उसको बोल फैमिली ने अरशद शरीफ को अपना हिस्सा बनाया क्योंकि कोई नहीं दिखाता हकीकी सहाफ़त सिवाय बोल के। इस पर हम बात करेंगे। शेख रशीद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज भी सोमोटो एक्शन पे जो समाअत हुई है, वालिदा भी आज आई अदालत में, ये 9 रुकनी GIT बनाने का हुक्म दिया है अदालत ने। आप कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? देखें, ये शहीद का खून है, ये रंग लाएगा और शहादत जो है वो क्योंकि असूलों की है, सच्चाई की है, मौक़िफ़ की है, मुल्क की है और मुल्क इस्लाम की रियासत है और इसलिए ये रंग लेकर आएगी। माफी चाहता हूँ, मैं अदालत में था, मेरा केस था और अभी निकला हूँ, मैं TV देख नहीं सका। लेकिन मेरा ईमान है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम तरीन केस होगा आज। आजकल तो सर आपके और आपके तमाम ही साथी केसेस भुगत रहे हैं, मुख्तलिफ केसेस का सामना आप लोगों को करना पड़ा है। सर सियासत में क्या होने जा रहा है सर आने वाले दिनों में? किस सुनने में आ रहा है 20 तारीख तक, 20 दिसंबर तक असेंबली तहलील कर दी जाएगी पंजाब की और KP की, ऐसा है? इमरान खान का तो फैसला है लेकिन मुल्क बैठ रहे हैं और कौमी सलामती और मईशत सबका मसला है और ऐसी बातचीत भी चल रही है केयर टेकर के सिलसिले में। अच्छा। और इमरान खान भी कायम टाइम है 20 तारीख के लिए, लेकिन मैं ऐसी सदाएं, हवाएं और फजाएं और आवाजें सुन रहा हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट के मामले पर कोई पसे पर्दा चलमन के पीछे बातचीत किसी न किसी की हो रही हो। ये ठीक है या गलत, मेरे पास कंफर्म रिपोर्ट नहीं, लेकिन ऐसी बातें मेरे कानों में पड़ रही। अच्छा, उसके अलावा भी कोई मुज़ाकरात की है उम्मीद शेख साहब? कोई हो रहे हैं पसे पर्दा बातचीत, मुज़ाकरात? मेरा ख्याल है अलवी साहब और इसहाक डार लगे हुए। देखें, इसहाक डार नवाज शरीफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अलवी साहब नवाज शरीफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ये इसी महीने में फैसला करना होगा क्योंकि हालात बहुत खराब है। तो सर मार्च अप्रैल तक देखें फिर इलेक्शंस होते हुए, क्योंकि बजट फिर आने वाली हुकूमत पेश करेगी, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा कैसे होगा? कुछ होगा तो पेश करेगी ना, उसी से तो वो जांच पड़ेगी। 23 मार्च को पहला रोजा है या 22 मार्च को पहला रोजा है, तो उससे पहले हो जाएगा, उसके बाद होते हैं या रमजान में होते हैं, ये इन्हीं दिनों में फैसले हो जाएंगे, 10, 15, 20 दिनों। 30 दिसंबर तक कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल आएगा। 30 दिसंबर अब आप डेट दे रहे हैं, ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शेख साहब। और शेख साहब एक डेट देते हैं और देखते हैं कि अब उस सूरत हाल में सियासी मंजरनामा क्या बनता है। अजहर सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन, हम बात करेंगे, माहिर कानून हैं, और अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब ज़रा कानूनी तो बात कर लेते हैं, ये 9 रुकनी जो एक नई JIT का हुक्म दिया गया है सर, आगे क्या सूरत हाल बनेगी? जो इंसाफ की तलबगार हैं, ज़ाहिर फैमिली भी, तमाम सहाफ़ी भी, इस केस के बारे से ज़रा आगाह कीजिएगा सर। बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर अभी तो मामला आ गया है कि FIR के मंदरजात और FIR के अंदर जो अरशद शरीफ साहब की वालदा साहबा के हवाले से मुद्दई होने के हवाले से मेरा जहाँ तक ख्याल है, इसमें मुद्दई जो है ध्यान देगी उस FIR में वो दर्ज हो जाएगा और FIR की शक्ल वो कहलाएगी। उसके बाद JIT बननी है। अब JIT भी तब बननी है कि मिसाल के तौर पर इसमें 7-8 ये तो ऐड नहीं किया, दहशतगर्दी की दफात इसके अंदर ऐड होनी है, 109 जो है अबैटमेंट के हवाले से वो इसके अंदर ऐड होना है। तो एक FIR के इंस्ट्रूमेंट तो आ गया और इसमें हमें वैसे भी याद रखना चाहिए सेक्शन 3-4 PPC के तहत पाकिस्तान से बाहर जिस जगह भी पाकिस्तानी होगा उसका दायरा इख्तियार है। और आपको पता है हमारे पास MKM के जो रहनुमा है उनका केस अपना आपको पता है वो मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर। अब यहाँ अब इससे आगे मामला चलना है, JIT के नाम आएंगे, कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले के देखेगी। लग यही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जुडिशल कमीशन नहीं बनाने जा रही, लेकिन इसमें एक और बड़ा अहम मामला है कि ये कीनिया के अंदर ब्रूटलिटी हुई है, मर्डर हुआ है, टेररिज्म हुई है और कीनिया पुलिस है इसमें बराह रास्त इन्वॉल्व है। तो ये एक स्टेट वर्सेस स्टेट का केस भी चल सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ये डिपेंड करता है कि सारे मामले को क्या देखते हैं। और अभी तक ये हैरानकुन बात है कि डिले अच्छा सर, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, कोशिश करते हैं कि आपको दोबारा आपसे राब्ता करें, क्योंकि अजहर सिद्दीक साहब कल भी हमारे साथ स्पेशल ट्रांसमिशन में मौजूद थे और उन्होंने यही बात कहती थी कि अभी इतलात हैं कि जनाब इसी तरह का मामला होगा कि हुकूमत अपनी ही मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर देगी। अच्छा, अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर ये बताइएगा, आज जो 2 बड़ी पेशरफ्त हुई हैं, एक तो वालिदा ने बाकायदा तौर पर एक बयान दिया कि हमें पता था कि किस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, सारे मामला आते हैं, सारी चीज़ें, लेकिन जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें 3 लोगों को नामजद किया गया है और तीनों इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। आपको लगता है कि इसमें बदनीयती साबित हो रही है पुलिस की या नहीं हो रही है? आपको लग रहा है कि अभी फिलहाल यही पॉसिबल चीज़ें थी जिसके तहत FIR दर्ज हो सकती थी? एक तो आप सलमान और सुमैया आप ये देखें कि 43 दिन के बाद अरशद शरीफ की FIR दर्ज होती है। 43 दिन के बाद एक तरफ इस मुल्क में FIR दर्ज करने की ये हालत है, दूसरी तरफ शहबाज गिल के खिलाफ बलूचिस्तान में और सिंध में FIR दर्ज हो जाती है, आजम सवाती के खिलाफ को 15-20 FIR दर्ज हो जाती है, समी इब्राहिम और इमरान रियाज के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में FIR दर्ज हो जाती है। जहाँ इतना बड़ा सानिया हुआ उसकी एक FIR दर्ज नहीं हुई और दूसरी तरफ एक शख्स के खिलाफ दर्जनों FIR दर्ज हो रही है। यानी जिस मुल्क में आप जेन्युइन FIR दर्ज नहीं करवा सकते उस मुल्क में फिक्टिशियस FIRs कैसे दर्ज होती हैं? तो एक तो ये इस निज़ाम के अंदर जो ताकत के मराकज़ हैं और मामलात कैसे चलाए जाते हैं, कौन चलाता है, किस सतह पर चलाए जाते हैं, ये बातें अब पब्लिक डोमेन में आ रही हैं। दूसरा ये कि इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें मेरे नॉलेज में भी आई हैं और वो बहुत ख़तरनाक है। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी शख्सियात का नाम दिया गया है, नाम बाकायदा नाम के साथ है कि मैं वो नाम अभी आपके सामने अगर रखूँगा तो शायद अगले थोड़ी देर में हम ट्रांसमिशन भी ऑन एयर ना कर पाए, हमें रोकनी पड़ जाए। कुछ ऐसी शख्सियात के नाम इस रिपोर्ट में सामने आ रहे हैं। जो टीम बनी थी बेसिकली यहाँ से जो पाकिस्तान से गई, एक IB के ऑफिसर और एक FIA के ऑफिसर डॉक्टर अतर, ये दोनों ज़ाती तौर पे मैं जितना इनको जानता हूँ, डॉक्टर अतर को मैं गुज़श्ता 13-14 साल से उनका सारा पुलिस करियर मेरे सामने है, वो DIG रैंक पे हैं आज। जो दूसरे ऑफिसर हैं IB के, और आप दोनों कराची में बैठे हैं। कराची में 90s में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था असैसिनेशन का जी, और उस वाक़े की वजह से फिर MQM भी उसमें उसकी जद में आई और फिर सौलत मिर्ज़ा को उसी वाक़े में सज़ा मौत हुई थी जी। तो वो जिस शख्सियत का कत्ल था ये उन्हीं के साहबजादे हैं। सो हमें कभी इम्कान है कि जिनके अपने वालिद के साथ नाइंसाफ़ी हुई वो अरशद को इंसाफ ज़रूर देंगे।
और जो दूसरे ऑफिसर हैं अतर, वो भी बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। कुछ 6 साल उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की जो बेहतरीन पुलिस सर्विसेज हैं, जापान है, बरतानिया है और मुल्क हैं, उनके साथ काम किया है। उनकी PhD इसी मुतल्लिका फील्ड के अंदर है और उनका जो पूरा करियर रहा है वो काफ़ी हद तक अपराइट और बियॉन्ड एनी डाउट्स रहा है। हर इंसान में कहीं ना कहीं कोई लफ्ज़िश, खामी, कोताही होती है, मुझ में भी हो सकती है, किसी और में भी हो सकती है, लेकिन हमारी जिस किस्म की सोसाइटी है उस सोसाइटी में ऐसे लोग बड़े नायाब मिलते हैं। सो मैं चूँकि इन दोनों के प्रोफाइल से वाकिफ़ हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये इंसाफ देंगे और इन्होंने इंसाफ देने की कोशिश की है, उसकी भी मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। जब ये रिपोर्ट कंपाइल नहीं हुई थी, ये रिपोर्ट तो आज कंपाइल होकर पब्लिक डोमेन में आ रही है, आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले, लगभग 3 हफ्ते पहले इस टीम ने बाकायदा तौर पे, बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत पाकिस्तान को वर्बली कन्वे कर दिया था। अभी ये पब्लिक डोमेन में बात नहीं आई थी कि ये असैसिनेशन है या ये एक वाकई पुलिस एनकाउंटर है। इन्होंने कन्वे कर दिया था कि ये असैसिनेशन है, ये पुलिस एनकाउंटर नहीं है। सही। और इन्होंने कमिट किया था कि हम पे जितना भी दबाव होगा, हम इन अल्फाज, ये कत्ल है, ये हादसा नहीं है, हम इसको लिखेंगे अपनी रिपोर्ट के अंदर कि ये कत्ल है। और ये जो अतर वहीद साहब, चूंकि आपने इनकी वालदा का जिक्र किया, अरशद की, अतर इनकी वालदा के पास गए, अरशद की, वहाँ अरशद की अहलिया, उनके बच्चे तशरीफ़ रखते थे और अतर ने इनकी वालदा से कहा कि आप कुरान पाक उठा के लाएं। मैं कुरान पाक पर आपको हल्फ देना चाहता हूँ कि हमारे लिए ये केस एक प्रोफेशनल केस नहीं है, यानी मैं एक पुलिस वाला हूँ, मेरे साथ एक IB वाला या किसी और महकमे से, तो हमें ये हम ड्यूटी के तौर पे इसको नहीं ले रहे हैं। हमारे लिए ये केस इंसानियत का केस है, ये एक ह्यूमन एंगल स्टोरी है, ह्यूमनिस्टिक स्टोरी है। हम उस एंगल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब दिलों का राज अल्लाह जानता है, दबाव भी इस मुल्क में बहुत होते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इसके ऊपर इस टीम की हद तक बहुत ज़बरदस्त काम किया गया है। लेकिन बहरहाल कुछ ऐसे मामलात हैं कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों के पर जलते हैं, लोग चाहते हुए भी, कोशिश करते हुए वर्बली क्यों आगे नहीं बढ़ सकते। अमीर भाई, जो जितना मैंने आपकी बात से अंदाजा लगाया, ये वर्बली तमाम बातें बताई गई, लेकिन ये रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया गया उनकी जानिब से। ये मैं बता रहा हूँ कि ये रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि ये मैंने रिपोर्ट पूरी तो नहीं देखी, लेकिन कुछ मेरे पास उसके जो मुंदरजात 600 सफ़हात पर है मेरे ख्याल से। जैसे मैंने आपको बताया कि उस रिपोर्ट में कुछ नाम भी ऐसे दिए गए हैं, सब यानी ऐसा नहीं कि इशारतन है, नाम दिए गए हैं, मेंशन किया, और ये बात उसमें मेंशन है कि ये पुलिस एनकाउंटर, लेकिन देखें नहीं है, ये एक असैसिनेशन अटेम्प्ट। एग्जैक्टली, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जो सवाल हम उठा रहे हैं ना, वो ये उठा रहे हैं कि हमारे यहाँ माजी है एक, और बड़ा अजीबो गरीब माजी है, वो ये कि इंसाफ मिला नहीं है उस तरीके से, ज़ाहिर जिस तरह मिलना चाहिए था। लेकिन ये सिलसिला ना यहाँ स्टॉप होना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए, और हम इंसाफ के ही तलबगार हैं। और यही सवाल हम बार बार उठा रहे हैं कि अब इस पर कानूनी मामला जो हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अजहर साहब अगर कनेक्ट होंगे तो हम उनसे बात करेंगे। फिलहाल उसामा गाजी हमारे साथ हैं, मखदूम शाहबुद्दीन हमारे साथ हैं, तो हम उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। उसामा, ज़ाहिर आपने देखा ये सारी चीज़ें, आज जो सुप्रीम कोर्ट में उसको नोटिस केस की दूसरी समाअत हुई, 9 रुकनी GIT अब ये बन रही है और आगे ये फिर पूरी तहकीकात भी करेगी। अभी जिक्र जिस तरह अमीर अब्बास कर रहे थे कि पहले 2 रुकनी तहकीकाती टीम थी जिसने तहकीकात की भी, और बड़े तरीके से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये सारी तहकीकात हुई। आगे जो चीज़ें बढ़ेंगी, कानूनी मामलात, स्टेट टू स्टेट सारी जो तहकीकात होंगी, उनको आप किस तरह से देख रहे हैं कि वाकई इंसाफ मिलेगा? और हमें उम्मीद तो है कि इंसाफ मिले। सुमैया, पाकिस्तान की अगर हम तारीख देखें तो हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान में बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर्स किए गए हैं, कत्ल किए गए हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और चाहे आप खान लियाकत अली खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से लेकर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो को देख लें, हत्ता के अभी इमरान खान साहब पर कातिलाना हमले को देख लें, अरशद शरीफ शहीद के अगर मामला देख लें, तो कितने दिन लगे। और ये भी पब्लिक प्रेशर की वजह से, बोल न्यूज जिस तरह से है, इमरान रियाज हों, दीगर लोग हों, खास तौर पर अरशद शरीफ शहीद की वालिदा, उनके बच्चे, उनकी अहलिया, उनके घर वाले, उनके दोस्त अहबाब, जिन्होंने इसको दबने नहीं दिया। अब देखिए ना कि अगर एक माँ अपने बेटे की FIR दर्ज नहीं करवा सकती, तो क्या वहां निजाम मुर्दा नहीं है? सही बात। लेकिन अब जिस तरह से इस मामले को टेकअप किया गया है, जिस तरह ये रिपोर्ट सामने आई है, तहकीकाती रिपोर्ट, उसमें जाहिर है बहुत सी चीजें हैं जो हम समझ रहे थे कि शायद इतनी जुर्रत नहीं की जाएगी, अगरचे किसी को पिन पॉइंट नहीं किया गया, लेकिन इशारे इससे वाज़े मिल जाते हैं कि दुबई से उनको किसने
जबरदस्ती निकलवाया, फिर वो कीनिया से जब बार बार दुबई के लिए यूएई के लिए वीजा अप्लाई कर रहे थे, कौन रिजेक्ट करवा रहा था। तो ये चीजें हमें कातिल तक पहुंचा सकती हैं। लेकिन एक सवाल है, उन्होंने बताया, सॉरी टू कट यू सामा, आप ही की बात से एक सवाल है कि वो नाम जो सामने आए हैं, आपको लगता है कि वो तहकीकात उसी तरीके से उनसे होंगी, सजाएं भी उसी तरीके से मिलेंगी? कम से कम फिर हम ये तो कह सकेंगे कि इस मुल्क में अब भी इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर उनको सजा नहीं होती, अगर उस तरह से उनकी वालिदा के कहने के मुताबिक FIR नहीं होती, जब वो कह गए कि जी अगर कुछ हुआ तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। मुझे पता है दुनिया के किसी माशरे में, दुनिया में मुझे बता दें माशरा कायम रह सकता है कि एक शख्स जान से चला जाए, वो बार बार कह रहा हो, चीखो पुकार कर रहा हो, लिख कर दे रहा हो, सारे मुआशरे को झंझोड़ रहा हो कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। वो अपनी जान बचाने के लिए अपने इर्द गिर्द के लोगों को कहने पर उस मुल्क जिसके लिए यानी उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे किसी और को जाना होगा, नेशनलिटी नहीं ली, कुछ नहीं किया, और वो उस मुल्क को बेहतर देखना चाहता था। वो हम जैसे नहीं थे, हम में शायद उतनी ज्यादा एक तड़प नहीं है, उस तरह का इश्क नहीं है कि वो जरा सी भी एक चीज बर्दाश्त नहीं होती। जब आप किसी से इश्क कर बैठते हैं, उनको अपने वतन से था कि यहाँ पर ठीक हो जाए, यहाँ करप्शन खत्म हो जाए, यहाँ का निजाम बेहतर हो जाए। हम शायद उस हद तक नहीं जाते जज्बात में, वो उतना उस हद तक चले गए जहाँ उनको पता था कि अब जान का खतरा हो सकता है, उनको बाहर भी जाना पड़ा। तो उसके बावजूद अगर वो बता रहे हैं अपनी वालिदा को और उसने जान भी दे दी, यहाँ पे एक मसला ये है कि आपको जान देनी पड़ती, शहीद होना पड़ता है ये बताने के लिए कि हाँ मैं सच्चा था, हाँ मुझे खतरा था, हाँ मुझे लोग मारने के दर पे थे, और उसके बाद फिर कभी हादसा, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। अब कम से कम ये तो साबित हो गया, कम से कम आज ये कोई नहीं कह सकता कि उनको टारगेट नहीं किया गया, उनका कत्ल नहीं किया गया। अब उसके पीछे कौन था, यहाँ पर नाम आ रहे हैं, चीजें उस तरफ इशारा कर रही हैं। क्या हमारा निजाम इंसाफ, क्या हमारा आइन, क्या हमारी रियासत ये 75 साल में इस काबिल हो सकी है कि अपने मोहसिनों को इंसाफ दिला सके, जिनका इस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया जा सके? अगर अभी हम नहीं हो सके तो फिर हम एक बेहतर माशरा, एक बेहतर रियासत, एक लेकिन इसी सवाल को थोड़ा सा मैं आगे आप लेके चलता हूं और जनाब ये हमारे साथ मखदूम शहाबुद्दीन भी मौजूद हैं, उनसे ज़रा सवाल करता हूं। सर कमीशंस बनते हैं और बड़ी अच्छी बात है, कमीशंस बनने चाहिए। अगर कोई जुर्म हुआ है, कोई वाक़या हुआ है तो उसके खिलाफ एक जो उसकी तहकीकात के लिए एक कमीशन बनना चाहिए। लेकिन कमीशन इससे पहले भी बने गए, अहमदुर्रहमान कमीशन की बात की जाती थी काफ़ी। क्या वाकई में जिनका नाम सामने आया था उनके खिलाफ सजाएं हुई हैं? ज़रा मुझे मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा। हमारे मुल्क में देखें सलमान के वसी तर कौमी मफाद जो है ना, ये हमेशा ऐसे कमीशंस की रिपोर्ट्स और फिर उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद की राह में ना बहुत रुकावट बन जाता है। और इंसाफ का जो निज़ाम है उस पर से जो हमारा एतमाद उठता है अगर कभी, तो वो इसी तरह के मामलात पर से उठता है। और मैं समझता हूँ कि इस मरतबा अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है ये हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है। और जो लोग आज इस पर खामोश हैं या जो लोग इसके ऊपर ये सोच रहे हैं कि जी हमारा क्या गया, तो उनके लिए सिर्फ यही कहा जा सकता है कि मैं आज जद पे अगर हूँ तो खुशगुमान ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। और आज अगर इस केस पर बात नहीं होती, आज अगर ये मामला मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचता, तो फिर हम क्या करें। और देखें इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है, जिस तरह से पूरी कौम ने खतूत लिखे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की, फिर सुओ मोटो लिया गया, आज खुद नोटिस ले लिया गया है। लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो फिर उसके बाद उन्होंने FIR का कहा, फिर FIR इन्होंने अपनी मुद्दत में दर्ज कर ली, जबकि उंगलियां जो हैं वो आपकी तरफ अपनी तरफ उठती हैं और आप ही बने अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी। तो ये इस तरह से चीज़ें नहीं चल सकती। और इस सब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसे कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि ये कोई 90s का दौर तो है नहीं, ये डिजिटल मीडिया की एज है, ये बहुत वेल अवेयर अवाम है, वेल अवेयर कौम है और इन्हें सब समझ आती है। आप क्या बोल रहे हैं ये वो भी समझ रहे हैं, और आप क्या नहीं बोल रहे हैं और क्या बोलने से हम भी हिचकिचा रहे हैं ये सब समझ जाते हैं। हमें बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ये वहाँ तक पहुँच जाती है वहाँ। और इस वक्त सब कुछ बड़ा वाज़ेह, सब कुछ बड़ा क्लियर। फिर भी अमीर भाई देखे ना, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अमीर भाई भी नाम कह रहा है ना कि अगर हम लेंगे तो फिर हम दोबारा ट्रांसमिशन या इसको कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। आज भी सूरत हाल अमीर भाई कुछ इसी तरह की है। इससे पहले भी कमीशन बने और जब भी दिसंबर आता है दिल बड़ा अफसुर्दा हो जाता है। सर 1971 में क्या हुआ था, फिर आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया, क्या वाकई में पाकिस्तान में इतने बड़े सानिहात हुए हैं किसी एक के खिलाफ ऐसी बड़ी कार्रवाई जिसके बाद
जो मुल्जिमान है वो सोचें यार कि पाकिस्तान में आप वाकया हो जाएगा तो उसके बाद जो कमीशन बनेगा उसमें नाम जो सामने आएंगे उसके खिलाफ कार्रवाइयां भी होंगी। हाय सलमान, क्या क्या मैं अब आपको गलत बात कह दी सर। भाई रूल ऑफ लॉ ही नहीं है इस मुल्क के अंदर यार। इस मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। इस मुल्क में रूल ऑफ फ्यूडलिज्म है, इस मुल्क में रूल ऑफ शेखडम्स है, इस मुल्क में रूल ऑफ फीफडम्स है, इस मुल्क में रूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है, इस मुल्क में रूल ऑफ मीडिया है। मीडिया भी इस मुल्क में एक माफिया है। इस मुल्क में रूल ऑफ वकला है, इस मुल्क में रूल ऑफ ट्रेडर्स यूनियन है। इस मुल्क में ये सब ने छोटे छोटे यार रियासतें बनाई हुई हैं इस मुल्क के अंदर, छोटी छोटी। ये एक ज़माने में न्यूयॉर्क में होता था, उसे कहते थे टर्फ वॉर्स, जिसमें लोगों ने अपने अपने हिस्से किए हुए थे। जैसे केक के हिस्से आप करते ना, तो ये मेरा हिस्सा है, ये आपका हिस्सा है, तो वो न्यूयॉर्क के हिस्से हुए थे। ये इधर तुम नहीं एंटर हो सकते, उधर मैं नहीं एंटर हो सकता। इस मुल्क में ये है, इस मुल्क में लिटरली ये सिचुएशन है ऑन ग्राउंड। आप किस आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ी सर्जरी चाहिए इस मुल्क के अंदर कानून का निज़ाम नाफिज करने के लिए और रूल ऑफ लॉ नाफिज करने के लिए। जब तक रूल ऑफ लॉ अभी ये आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका की फ्लोरिडा स्टेट के शहर टैंपा की जो पुलिस चीफ है, जिस तरह हमारे यहाँ आईजी है, उसने एक बगैर नंबर प्लेट के वो गाड़ी ड्राइव कर रही है, उसको ट्रैफिक पुलिस रोकता है। आप यहाँ मुझे एसएचओ को रुकवा के दिखा दे ट्रैफिक पुलिस से, वो आईजी है और वो उसके पास चूंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे या लाइसेंस नहीं होगा तो वो अपना कार्ड शो करती है उसको कि मैं टैंपा की आईजी हूं। और वो जो ये कार्ड शो करती है, वहां चूंकि बॉडी वॉर्न कैमरास पहने जाते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने वो बॉडी वॉर्न कैमरा पहना हुआ है, उस कैमरे में वो रिकॉर्ड हो जाता है। कल उसको टैंपा के मेयर ने पहले वो आई कॉम के सामने उसने माफी मांगी अपनी उस हरकत के ऊपर, उसके बाद तसल्ली नहीं हुई निजाम की और कौम की। इतनी यार ये हमारे मुल्क में ये जुर्म है। यहां सहाफियों ने गाड़ियों के बाहर मीडिया लिख के लगाया होता, हाँ, बस उसको कोई नहीं रोक। यहाँ पॉलिटिशियंस ने, सेनेटर्स, एमएनएस, एमपीएस लिख के लगाया हुआ और फिर आप ये देखें कि ये यहाँ तक बस है। नहीं होती, सॉरी अमीर क्योंकि ब्रेक लेनी है, यहाँ बस नहीं होती, बल्कि गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं, लोगों के अपनी ताकत के नशे में चूर होते हैं, मार देते हैं और उनको कोई पकड़ नहीं पाता। ये बड़ा में हुआ। जी जी बिल्कुल ऐसा हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ। अच्छा ब्रेक। वेलकम बैक टू द ट्रांसमिशन। हम बात करें अरशद शरीफ शहीद की और इंसाफ के तलबगार हैं। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले चुकी है, आज दूसरी समाअत थी। पैनलिस्ट हमारे साथ है। एक और नुक्ता अमीर अब्बास जिस पर मैं बात करना चाह रही थी वो ये कि हुकूमती किरदार शुरू से अगर हम देखें कि जब खुद अरशद शरीफ कहते रहे कि एफआईआर दर्ज हो रही हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, खुतूत उन्होंने लिखे, हुकूमती किरदार आपके सामने खामोशी थी। फिर जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया तो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिस तरीके से हुकूमती वुज़रा की जानिब से की गई और जिस तरीके के इल्ज़ामात लगाए गए, जिन लोगों पे लगाए गए, जिस तरीके से अब आगे उस बात को बढ़ाया गया बजाय इसके कि फौरी एफआईआर दर्ज होती, फौरी तहकीकात शुरू होती, इस पर आप क्या कहेंगे कि हम किससे मांगे इंसाफ जब रियासत ही आपके साथ ना हो? सुमैया, हुकूमत का तो काम है कि इस कत्ल को दबाने या छुपाने के बजाय इस कत्ल को बेनकाब करती और कातिल को बेनकाब करती और उस आस्तीन को तलाश करती जिस आस्तीन पर अरशद का खून था। लेकिन हुकूमत ने और हुकूमत के कुछ हमदर्दों ने इस कत्ल को कंफ्यूज करने की कोशिश की, उलझाने की कोशिश की। जैसे फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो इस बात का सबूत है कि आप इस कत्ल के जो मुख्तलिफ असली महरकात हैं आप उनको छुपा के या उनको कंफ्यूज करके आप इस जिसे कहते हैं स्मोक स्क्रीन, आप धुआं उड़ाना चाहते हैं, गर्द उड़ाना चाहते हैं ताकि असल कातिल जो है वो उस गर्द में छुप जाए। अब फैसल वाडा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पीटीवी पे, अभी वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं पीटीवी पे, और बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो पीआईडी डिपार्टमेंट है, बाकायदा तौर पे एक मिनिस्टर इस सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उनकी ख्वाहिश है, वो ये ख्वाहिश सामने उनकी तरफ से आती है कि इसको दिखाया जाए, इसके इंतजामात उनकी तरफ से किए जाते हैं और फिर 9 बजे के बुलेटिन के वक्त फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे टीवी चैनल्स पर दिखाने का एहतमाम किया जाता है। ऐसी कौन सी उफ्ताद आ गई थी कि पीटीवी ने वैसे तो इन 8 महीनों में इमरान खान का कोई एक लफ्ज़ नहीं दिखाया,
पीटीआई के लोग और भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सारा दिन, कभी दिखाई? अच्छा, अरशद शरीफ के बारे में क्या अरशद शरीफ का जनाजा दिखा दिया पीटीवी ने? सब छोड़ दें यार, अरशद शरीफ का जनाजा दिखाया पीटीवी ने, अरशद शरीफ की तदफीन दिखाई पीटीवी ने, अरशद शरीफ के घर पे जो लोग ढारस बनाने के लिए आते रहे, उनकी वालदा को और उनकी बेवा को और उनके बच्चों को, क्या उनको दिखाया पीटीवी ने? अच्छा, मैं इसी बात क्या आपकी बात बिल्कुल बजाय, क्योंकि अमीर भाई टाइम की थोड़ी सी किल्लत है ना, मैं चाह रहा हूं सबको थोड़ा सा इन्वॉल्व कर लें। आप ही की बात को मैं जरा उसामा गाजी की तरफ लेके चलता हूं। ये तमाम बातें आपकी जगह बिल्कुल बजाय, लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि रात के 9 बजे बुलेटिन के टाइम पे चल रही थी और पीटीवी उसको दिखा भी रहा था, ये बात दुरुस्त है सब, लेकिन उसी में उन्होंने दावा किया था मेरे पास इस मोबाइल में, इस तरह से उन्होंने लहरा के कहा था, इस मोबाइल के अंदर मेरे पास सबूत मौजूद हैं और वो सबूत मैं देने को तैयार हूं। तो किसी ने बुलाया, पूछा, सबूत मांगे, दिखाए, कौन है, किसके अहकामात पर, किसकी वजह से, किसके लिए एक एंकर को, एक सहाफी को शहीद किया गया? उसामा गाजी, अभी तो जवाब ही नहीं दिए जा रहे, और जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसका तो कहना है कि हम सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं दिए जाते। यहाँ भी पाकिस्तान में भी यही कुछ हुआ है, कीनिया में भी यही कुछ हुआ है, और बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। जिन पुलिस एहलकारों ने सब किया, ये टारगेट किलिंग की, जाहिर है किसी के अहकामात पर की, और ये सब पता है कि जनाब पैसे लेकर कीनिया की पुलिस से करती है। तो अब इनको सब किस तरह बताया गया, और आप ये देखें कि किस तरह इदारों को इस्तेमाल किया जाता है। अभी ये बात हो रही थी पीटीवी की, और इमरान खान हो, उनके खिलाफ अगर जनाब वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना है तब पीटीवी जनाब उस पर आकर दिखाएगा। जहां पर पता लग जाए कि जनाब इमरान खान के खिलाफ कुछ बोला जाने वाला है तो तब पीटीवी दिखाएगा। हमारे हाल में ये है कि इदारों ने, जिस पर रियासत का एक वजूद कायम रहता है, यहाँ पर जो हुकूमत में लोग आते हैं, माफिया की सूरत इख्तियार करते हैं, वो इदारों को इसलिए कमजोर करते हैं कि फिर हम किसी को कत्ल भी करवा दें, अरशद शरीफ की तरह शहीद भी करवा दें। तो जब इदारे हमारे कंट्रोल में होंगे, कमजोर होंगे, वहां हमने अपने लोग बिठाए होंगे, एक माफिया की सूरत में ऑपरेट करेंगे, तो फिर हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। पुलिस हमारे अंडर होगी, जिस तरह हम चाहेंगे वो करेगी। यदि इससे पहले के मुद्दई सामने आए, वालदा सामने आए, पुलिस खुद दर्ज कर दे जनाब, ऐसी जेआईटी बना दो कि कभी कुछ हो ही ना सके। हमारे यहाँ तो ये मशहूर है कि कुछ आपने चीज को दबाना है, कमेटी बना दो। क्यों आप अपने ऊपर से, जब भी सवाल होगा कि कमेटी है ना, तो बनी हुई है, वो है ना, और के सामने जो पहला लहरा रखे, आपने कहा जी ये हमारे पास सबूत है, उसके बाद वो लोग आएंगे नहीं, क्योंकि उनके पीछे भी वही लोग हैं जिन्होंने ये जुर्म किया है। इसको डाइवर्ट करने के लिए, इस क्राइम को, कि कोई इसकी तहकीकात ना कर ले, इसकी हकीकत तक ना पहुंचे, फिर वो अपने मोहरे आगे लेकर आते हैं, और मोहरों से जब पता किया जाता है तो वो फिर आए बाएं शाएं भाग जाते हैं, क्योंकि पीछे वही लोग हैं, वही हैंडलर्स जिन्होंने ये सारा कुछ करवाया, पीछे वो लोग हैं, और वो इसलिए अब छुप रहे हैं, वो अपने अपने मोहरे सामने ला रहे हैं। यही तो दुख होता है ना कि ये बड़ा बुरा एक माजी है ना। अगर हम देखें, बेनज़ीर भुट्टो शहीद, फिर सानिया बल्दिया, फिर मॉडल टाउन का सानिहा, उसकी जेआईटी, फिर उसके बाद के मजीद वाक़यात, तो ये माजी है और ये बड़ा तल्ख है माजी। अच्छा, अफजल भट्ट साहब हमारे साथ यह मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं PFUJ के, उनको हम वेलकम करते हैं। अफजल साहब बहुत शुक्रिया। ये सोमोटो हुआ, PFUJ का बड़ा असर रहा, फिर उसके बाद आज दूसरी समात, 9 रुकनी जेआईटी। हम जो सवाल उठा रहे हैं ना वो ये है कि सहाफ़ियों को, खासतौर पर अरशद शरीफ शहीद को, क्या इंसाफ मिलेगा? हम उम्मीद लगा लें इसकी? देखिए, कल से जो चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो लिया है, उससे हमें ये तोको तो पैदा हो गई है कि जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने इस मामले में कल बताया हियरिंग के दौरान कि वो सो मोटो तो उन्होंने आज दिया है, लेकिन वो रोजाना इसकी रिपोर्ट मंगवा कर उसको देखते थे कि गवर्नमेंट को किस तरफ केस को लेकर जा रही है, तो हम इस पर पूरी दिलचस्पी दे रहे थे, लेकिन हम किसी इन्वेस्टिगेशन पर जो है असर अंदाज नहीं होना चाहते थे। इसलिए कि जब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट दे देगी तो फिर हम इस पर सो मोटो लिया है। और कल उन्होंने जो आर्डर 2 जारी किए थे उन पर अमल दरामद हो गया पार्शली, क्योंकि FIR का उन्होंने हुक्म दिया, लेकिन FIR क्योंकि उनकी वालदा की ये ख्वाहिश है कि मेरी मुदीयत में दर्ज हो ये, और आज उन्होंने एक चीफ जस्टिस साहब को वो अपना लेटर भी दिया है। और दूसरा आर्डर ये था कि आप जाएं, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है वो पेश करें, वो दोनों आज पेश हो गई है। इसी तरह उसका दूसरा मरहला था आज कि जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने ये अटॉर्नी जनरल साहब से ये कहा कि आप ये बताएं कि ये दूसरे मुल्क का मामला है, आप इस मामले को प्रोब करने के लिए क्या हिकमत इख्तियार करेंगे। तो उसके जवाब में फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने ये बताया कि हम
स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएंगे जिसमें हसास इदारों के लोग भी शामिल होंगे, FIA के लोग भी शामिल होंगे। और आज जो फोकस था चीफ जस्टिस साहब का, अब्दुल साहब बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त की किल्लत है इसलिए मैं माजरत आमी की माजरत करता हूं। मैं इमरान इस्माइल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, जरा उनसे भी मजीद बात कर लेते हैं। इमरान इस्माइल साहब, आज जो असखुद नोटिस केस की समाअत हुई, इसमें शहीद की वालिदा भी वहां पर मौजूद थी, फिर गुज़िश्ता रोज FIR भी दर्ज, मुकदमा भी दर्ज हो गया। आपको उम्मीद है कि कम से कम इस केस में लवाहिकीन को, पूरे पाकिस्तान को इंसाफ मिलेगा? इससे पहले तो बहुत सारे ऐसे मामलात हुए जिसमें कमीशन भी बना, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन कल्प्रेट को सजा नहीं मिल सकी। लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि आज की समाअत के बाद ये वाकई में इंसाफ होगा? अच्छा, हमारी लाइन गालिबन इमरान इस्माइल साहब से कट चुकी है, लेकिन सवाल उनसे यही था कि जनाब, जिस तरह से जो आज मामलात हुए, आज शहीद की वालिदा बजाते खुद वहाँ पर आई, उन्होंने भी बताया कि जनाब अरशद शरीफ साहब को धमकियाँ दी जा रही थी, कहा जा रहा था उनके लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी, और यही मामलात काफ़ी अरसे से चले आ रहे थे। इसी वजह से अरशद शरीफ साहब ने पाकिस्तान छोड़ा था। अच्छा, मखदूम शहाबुद्दीन भी हमारे साथ मौजूद है। मखदूम, क्योंकि मुझे ट्रांसमिशन का हम लोगों को रैप अप करना है, बहुत ही कम वक्त रह गया, आपको लगता है आज के बाद, जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद है, हम उम्मीद जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान तब्दील हो गया, बदल गया है, और अब जो कानून को अपने हाथ में लेगा, फिर कानून उसके खिलाफ हरकत में भी आएगा? देखें, मायूसी वैसे तो कुफ्र है और हमें मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो हमारे सामने है। अभी कौन सा या तो आप कहें कि अचानक सब कुछ बदल गया, एक स्विच था जो कि बस बंद कर दिया और सब कुछ तब्दील हो गया, ऐसा तो नहीं हो रहा। अभी भी मुकदमात बन रहे हैं, अभी भी केसेस बन रहे हैं, अभी भी टैक्टिक्स जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं, अभी भी सहाफ़ियों को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, अभी भी वो चैनल्स जो हक़ और सच की बात करते हैं, बोल को आप देख लें, उन्हें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। तो चीज़ें बेहतर तो होंगी, ये तो हमारा ईमान है। और इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो ये इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब हम कहेंगे कि इस दौर में जो हमने एक प्रिंसिपल स्टांस लिया उसकी वजह से चीजें दुरुस्त हुई, लेकिन ये एक बड़ी लंबी जर्नी होगी। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू असद कैसर साहब हमारे, पहले मैं उनसे बात कर लूं, फिर आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, आज जो समाअत हुई और 9 रुकनी GIT, हम बात ये कर रहे हैं कि अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ मिलने की उम्मीद है, आप रखते हैं उम्मीद? नहीं, बहुत मैं शेयर करता हूँ कि अदालत ने जो है ना उसको दिया है और इसका एक अच्छा सिस्टम दिया है अवाम में कि कम से कम कोई सुनने वाला है। और ये जो हमारा दिया है, इसका बुनियादी काम ये कि वो लोग को इंसाफ दे और लोगों को एहसास हो कि अगर उसके साथ कोई जुल्म हो, जायज हो, तो ये एक जगह है जहाँ लोगों को इंसाफ दे सकती है। तो इस जस्टिस के इस फैसले को हम बहुत कदर की निगाह से देखते हैं और मुझे उम्मीद है अरशद शरीफ को जो है ना उनके खानदान को गालिबन 600 सफ़हात पर मुश्तमिल है तहकीकाती रिपोर्ट। उसमें कुछ ऐसे नाम भी सामने आए जो कि जाहिर सी बात है यहाँ पर नहीं लिए जा सकते। आपको लगता है उनके खिलाफ भी प्रॉपर अब कार्रवाई होगी, होने जा रही है, हो सकती है? सबसे आम सवाल, हो सकती है? देखिए, जो इंसाफ के मुताबिक हो, जो कानून के मुताबिक हो, जो आपको समझती है कानून इंसाफ को इंसाफ देना उनकी जिम्मेदारी है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इसके असर में इंसाफ होगा। बहुत शुक्रिया आपका असद कैसर साहब, ये कह रहे हैं और वाकई हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ ज़रूर मिलेगा, सबको मिलेगा और उम्मीद हमें है अदालत से। बहुत शुक्रिया आपका अमीर अब्बास, उसामा गाजी, मखदूम शहाबुद्दीन। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म होता है, तो ये सारी सूरत हाल पे आपको आगे आने वाले बुलेटिन में भी हम आगाह करते रहेंगे। फिलहाल ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।